ये हमारा पहला सेशन है आज। आज के हमारे सेशन के कोऑर्डिनेटर हैं दीपशिका श्रीवास्तव मैम एंड उनके साथ है राधा मैम एंड बिंदु मैम। दीपशिका मैम के बारे में मैं आपको मेरे को एक बिफोर वी गेट इनटू द सेशन शुरू होने से पहले मेरे को एक बात ये बोलना था कि कोरोना तो ने तो सब एवरीबडी सेइंग कोरोना वॉरियर, लेकिन टीचर्स ने जो किया है कोरोना में, जिस तरह से आपने नए नए चीजें सीखे, क्लासेस ले रहे हैं, व्हाट्सएप में पेपर करेक्शन कर रहे हैं, देयर इज नो टाइम लिमिट, आप बिना क्लॉक देके क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों की होमवर्क करेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए मतलब आपको हमारा प्रणाम सब टीचर्स को कि आपने आपका घर भी मैनेज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं। मेरे को कोई टीचर को फोन करना होता है तो मैं 4 बार सोचती हूँ फोन करने के लिए, क्योंकि बेचारे वो लोग घर का काम, स्कूल का काम, फिर उनके बच्चों का होमवर्क, ये सब कैसे मैनेज करते हैं। नम्र प्रणाम सब टीचर्स को। इसी के साथ मैं आपको आज की स्पीकर हमारी दीपशिका मैम है, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आपको। दीपशिका मैम हमारी उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस में। उन्होंने डिप्लोमा किया है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन में एंड बीएड है। वो राजहंस की प्रिंसिपल रह चुकी है, निर्मला निकेतन में लेक्चरर है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एट सोफिया कॉलेज की हेड है रह चुकी है, फाउंडर मेंबर एंड लेक्चरर ECCE program at Surja College and a member of CBSE affiliation committee, honorary board member of Arunodaya Public School, Ashoka Academy and BSES School, honorary directress Mafde M Inter College Agra. She is a past president of Rotary Club of Mumbai Juhu. मैडम बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती है और उन्होंने काफी बहुत ट्रैवल भी किया हुआ है और बच्चों के बारे में उन्होंने काफी वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं एजुकेशन फील्ड में एंड शी हैज रिटन लेसन्स फॉर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम फॉर DEI फॉर वेरियस कोर्सेज। अभी मैम प्रेजेंटली एकेडमिक एडवाइजर टू हंसराज मोरारजी ट्रस्ट स्कूल्स है। आज के हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर दीपशिका मैम है। वो मैडम ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू कला। आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दिया, पर मैं छोटे से शब्दों में ये कहूंगी कि मैं भी आपकी तरह एक शिक्षिका हूँ। मैंने भी 35 साल स्कूल में गुजारे हैं। मेरा स्कूल जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1 क्लास और 13 बच्चे थे और आज वही स्कूल में जिससे मैं अब रिटायर हुई हूँ 1500 बच्चे हैं और 70-80 का स्टाफ है। तो एक शिक्षिका के तौर पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, तो मैं जानती हूँ कि एक शिक्षिका क्या होती है, उसको क्या क्या करना पड़ता है। हमारी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग टीचिंग को इतना ज्यादा मान नहीं देते। हालांकि धीरे धीरे होने लगा है, फाइनेंशियली भी अब हम लोग थोड़े बेटर हैं, पर मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब सिर्फ 200 या 250 रुपया सैलरी मिला करती थी। मैंने अपना करियर जो है वो 800 रुपए सैलरी से स्टार्ट किया था। तो अब धीरे धीरे हमारा मान भी बढ़ रहा है, पर उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। और खास तौर पे जैसे कला मैम ने कहा कि आप लोग इस पैंडेमिक के टाइम में, इस कोरोना के टाइम में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि इस बारे में हमें पहले कुछ भी नहीं मालूम था। हम में से कितने लोग तो लैपटॉप यूज करना नहीं जानते थे, मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए यूज करते थे। आज हम उसका यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम वो अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसके बारे में बहुत सारे जोक्स भी आ चुके हैं कि घर में जब बच्चे पढ़ते हैं लैपटॉप के थ्रू या फोन के थ्रू तो इतनी डिस्टरबेंस होती है, उनको बताना पड़ता है बार बार आप अपना म्यूट पे करो, आप हमारी बात सुनो। इसके बावजूद इतने एंथुसियाज्म से, इतनी जोश के साथ
जो हमारी टीचर्स काम कर रही हैं, उसके लिए मैं कहती हूँ कि डॉक्टर्स ठीक हैं, वो सबको ठीक कर रहे हैं, पर आज जो सबको संभाल के रखा हुआ है, अगर बच्चे नहीं घर में संभलेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स के लिए, और वो हमारी शिक्षिकाओं ने की है। तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ कि आप इतनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि इस सब के बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो मन है अशांत हो रहा है, कभी कभी हमें डर भी लगता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हम स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं कि कैसे सारा काम खत्म होगा, बच्चों ने लिख के लेसन्स दिए हैं, करेक्शन करने हैं, मेरे को अपने घर का भी काम करना है, ना भाइयां हैं ना कोई हेल्प है घर में किसी के 2 मेंबर हैं, किसी के 4 मेंबर हैं, सबके काम करने, और सब घर में बैठे हैं तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस बीच में हमारे अंदर बहुत ही अशांति कई बार आ जाती है, पर हम शिक्षिका होके इस अशांति को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देते। आप देखेंगे हम स्कूल भी जाते हैं तो घर की कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्कूल में घर छोड़ के और बच्चों को उसी मुस्कुराते चेहरे से ग्रीट करते हैं जैसे कि हम बहुत खुश हैं। तो ये जो स्ट्रेस है हमारे जीवन में आ गया है, एक तो डर है कि होगा क्या, अभी किसी को नहीं मालूम कि कब कोरोना खत्म होगा, कब हम लोग का स्कूल चलेगा, कब हम लोग जाएंगे। ये सब के बीच में जो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं उसके बारे में आपसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिंदु गुप्ता। मैं बिंदु गुप्ता जी के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दूंगी। बिंदु गुप्ता जी इमेज कंसल्टेंट और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। आप ICBI से इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। BSc BEd करने के बाद आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया है और ऑनलाइन टीचिंग पे। आप दिल्ली और मुंबई के कई स्कूलों में शिक्षक भी रह चुकी हैं। आपका मानना है कि हर मनुष्य अलग होता है और हर एक के विचार अलग होते हैं, हर एक की सोच अलग होती है। जैसे कि हम भी कहते हैं कि हमारी क्लास के 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, सबकी अलग अलग नजरिया है, तो उनसे कैसे डील किया जाए उसमें भी वो महारत हासिल कर चुकी हैं। और आपने ह्यूमन वैल्यूज पे बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे हम अपने आप को दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर परिवार हो, ये एक टीम है तो उसको भी कैसे एक साथ मिलके चलना है, उन पे भी वो कर चुकी हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो कि आज वो लेने वाली हैं। आपने कॉर्पोरेट और स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। आप रोटरी क्लब मुंबई जुहू की मेंबर हैं और आजकल एज ए यूथ डायरेक्टर का पद संभाले हुए हैं और रोटरी के शिक्षक कार्यक्रमों में बहुत ही सक्रिय हैं। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ बिंदु गुप्ता, जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ टिप्स देंगी। नमस्कार सबको एंड थैंक यू सो मच दीपिका मैम. You really said a lot of things about me. I don't deserve that much. आप सबका स्वागत है और जैसा कि मैम ने भी कहा कि हम सब एक नए दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमको बहुत सारी नई बातें, रोज नई बातें जानने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा और अब तक क्या होता आया है हम देख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। सब कुछ जानते हुए करते हुए आप टीचर्स जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, बच्चों को, घर को, एजुकेशन को, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग, इसके लिए सब आपकी तारीफ तो कर ही रहे हैं, पर क्या आपने खुद की तारीफ की? तो इसके लिए सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाइए आगे, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, पीछे ले जाकर के अपने आप को थपथपाइए, से कहिए वेल डन, well done, you are doing very good work. Yes, please appreciate yourself, you all are doing very good work. अब हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस है वो एंजाइटी, वो फीलिंग जो हमको किसी चीज का तनाव देती है। ये तनाव आजकल ऐसा हो रहा है कि हमारे टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, हम सुबह से शुरू करते हैं और रात तक चलता जाता है, और जो भी हम दिन में प्लान करते हैं आधी चीजें नहीं हो पाती हैं, और उस वजह से हमें स्ट्रेस होता है कि हमको ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। तो जब हमको स्ट्रेस होता है सबसे क्या करते हैं, ऐसा होता है, हे भगवान हमको ये भी करना था, नहीं हुआ। तो हमारी जो सांस है वो हमारे कनेक्शन है हमारे माइंड और बॉडी से।
तो अगर हम उसको साध लेते हैं, अगर हम उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, तो हमारी बहुत सी बातें कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। हम इनहेल करेंगे डीप, हमारे पेट तक जाना चाहिए, और फिर हम उसको मुंह से निकालेंगे। ऐसा हम 3 बार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लेते हैं, एक गहरी सांस लीजिए, अब हम इसको बाहर निकालेंगे मुंह से। फिर से करें। एक बार और। आप ये जब भी करेंगे, आपको लगेगा कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। तो ये पहली टेक्निक है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो, तनाव हो, प्लीज आप ये इनहेलिंग एक्सरसाइज, जो सांस अंदर लेकर के और बाहर निकालना है, 5 से 7 मिनट तक अगर आप करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका माइंड शांत हो गया है। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात ये कि जब हमें पता है दिन में हमें इतना सारा काम करना है, तो क्या जरूरी है कि हम उसको प्लान करें। हम अपने हर एक काम के लिए एक टाइम व्यस्त करें, एक टाइम सेट करके रखें कि इतना काम हमें इतने टाइम में कर लेना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम एक दिन पहले से अपना रूटीन सेट कर लें कि इतनी चीजें हमें करनी है, तो हम कितने टाइम में कर पाए। और कोशिश करें कि अगर हमने किसी चीज के लिए आधा घंटा रखा है, तो मैक्सिमम वो 35 से 40 मिनट्स में हो जाए, इससे ऊपर नहीं जाए। अगर ये जाएगा तो फिर आपका डे का शेड्यूल अपसेट हो जाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना डे का शेड्यूल सेट करें, और उसको एक दिन पहले से ही अपना जो भी आपके प्लान आपने कर रखा है उसका एक लिस्ट बना के रखें, और साथ साथ दिन में उसको टिक करते जाएं। जब आप देखेंगे आप टिक करें, आपको कितनी खुशी मिलेगी कि हमने इतने सारे काम उस दिन में निपटा लिए। ठीक है, अब आप जब ये सब करेंगे, तो मैंने अक्सर देखा गया है, जो घर की लेडी है, जो घर संभालती है, और जो आप जो टीचर्स हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, टीचिंग हो रही है, करेक्शन हो रहा है, सबको आप देख रही हैं, पर क्या आप अपने लिए टाइम निकाल पा रही हैं? क्या आप अपने को थोड़ा सा टाइम दे पा रहे हैं? क्या हम जिसको सेल्फ लव बोलते हैं, क्या वो है आपके पास? उसकी बहुत कमी हो रही है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जरा दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ फैलाइए एकदम। अब अपने आप को एक अच्छी सी जप्फी दीजिए, एक अच्छा सा अपने आप को पकड़ के, और प्यार से बोलिए कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम कितना संभाल रही हो, सब हो जाएगा, डोंट वरी। एक अच्छा से एक हग दीजिए अपने आप को, एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। क्योंकि आप जो इतना सब कर रहे हैं, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन खुद को आपको पहचानना जरूरी है कि आप कितना कर पा रहे हैं, और उसको, उस चीज को थोड़ी अहमियत दीजिए, अपने आप को थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि यही प्यार आपको और काम करने की शक्ति देगा। तो ठीक है, हमने बातें कर ली कि हमको ब्रीदिंग करना है, हमको टाइम सेट करना है, हमको खुद को प्रायोरिटाइज करना है। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सी जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सबसे पहले माइंड जाता है कि ओफ, कैसे होगा कैसे होगा। हम एक नेगेटिव थिंकिंग अपना लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो थक गई, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन क्या जरूरी है, क्या बात हम खुद को बोलते हैं, जो बात हम अपने आप को बोलते हैं वही बात होती। अगर हम बोले मैं थक रही हूं, मैं और नहीं कर सकती, तो आपका बॉडी बिल्कुल थक जाएगा, नहीं करेगा काम। लेकिन अगर आपको खुद को एनर्जाइज करके रखते हैं, मैं कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम और मैं कर सकती हूँ, इसके बाद आराम कर लूंगी, बस थोड़ी देर, तो आप देखिए आप में कितनी शक्ति आती रहेगी, आप कितने अच्छे से वो काम करते। तो जो बात अपने आप को कहते हैं वो जरूर पूरी होती है, और वही आपको आगे राह दिखाती है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। ये मत कहिए कि अरे मैं तो थक गई, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा तो काम आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप में इतनी एनर्जी है, आप इतना कुछ संभाल रहे। लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। तो एक कोई सेंटेंस मुझे बताएगा कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे? कोई भी एक मुझे बताएगा।
ma'am. I can do it. I can do it. Well done. Very good. और कोई? मैंने यहाँ पे लिखा था कि पहली बात, आई एंजॉय माई वर्क। मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है, चाहे ये घर का काम हो, चाहे बच्चों को देखना हो, उनको पढ़ाना हो, या घर में किसी के लिए जो उन्होंने मांगा है वो बनाना, और बाकी सब काम मुझे बहुत मजा आता है। मुझे सबके लिए करने में बहुत मजा आता है। दूसरी बात इज, आई एम केपेबल ऑफ मच मोर। मैं बहुत काम कर सकती हूँ दिन में, मेरे में बहुत शक्ति है, मुझे बहुत काम करने की आदत है, मैं सब संभाल सकती हूँ। अगर आप ऐसा थॉट लाते हैं तो आप देखिए, आप बिल्कुल मैजिक कर सकते हैं। दिन भर में आप इतना कुछ कर जाएंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने इतना कुछ कर लिया। अब हम ये जब सब कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम अपने आप से क्या कहते जा रहे हैं और उसी हिसाब से दिन चलेगा। हम कहते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से काम हो तो कई बार नहीं होता है। उस वजह से क्या होता है कि हमें कुछ नाराजगी हो जाती है, सब एजिटेशन हो जाता है, उसमें कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं और कोई नाराज हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि हमने क्या बोला है, हमने क्या किया है, हमको पता होना चाहिए हमने क्या। और कभी कभी होता है कि गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, और कुछ ऐसा हो भी गया तो सबसे अच्छी बात है कि उसको मान लीजिए कि आई एम सॉरी, मुझसे ऐसा हो गया। और अगर कुछ हो भी गया है तो उसको आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं होगा, बस बात वहीं खत्म हो जाएगी। और क्या होगा कि परेशानी नहीं बढ़ेगी, जो आपकी टेंशन होती है, ओ गॉड अब तो ऐसा हो गया, अब क्या करूं, तो उन सब बातों से हम वहीं के वहीं छूट जाते हैं। अगर हम एक छोटी सी बात को एक्सेप्ट कर ले, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, मुझसे हो गया। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे से कोई बात हो गई या किसी से कोई बात हुई जिसकी बात हमको बुरी लग गई है, और हम उसके बारे में सोचते रहते, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा, मेरे साथ क्यों किया, मैंने तो कभी गलत नहीं किया। ये सब बातें हमको कितना टेंशन देती है। पर अगर हम इसके बारे में सोचे, उसने ऐसे कहा तो हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, हम क्यों सोचे ऐसा, उसने मेरे बारे में गलत सोचा, वो क्यों मेरे बारे में गलत सोचेगा, हमने कुछ नहीं किया, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। तो अगर हम इस तरह से पॉजिटिव थॉट्स लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को टेंशन आएगा, और टेंशन आएगा भी तो हमको उसको सॉल्व करना आता है। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि कैसे हम किसी चीज को पॉजिटिवली ले सकते हैं। अब आज देखिए, आज सुबह से बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है, और सपोज किसी को कोई काम है और उनको बाहर जाना है, नहीं जा सकते, पर इस चीज को हम पॉजिटिवली कैसे लेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक सेंटेंस मैं दूंगी आपको, उसके बाद आपको एक एक करके पॉजिटिव सेंटेंस जोड़ के एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस उसमें आए, कि जो भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं कि बारिश के दिन में क्या हो सकता है पॉजिटिव, हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, और एक हम स्टोरी बनाते हैं इस तरह से। तो मैं सेंटेंस स्टार्ट करती हूँ। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके आगे एक सेंटेंस आप जोड़ते जाइए प्लीज। थैंक गॉड मुझे आज छुट्टी है। वेरी गुड। बारिश में भीगने में मजा आएगा। The weather is so nice. Weather is so nice. Wow. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। Well done. मैं तो गर्मा गर्म भजिया बनाऊंगी। अरे वाह। आज अपनी फैमिली को अपने हाथों से घर में खाना बना के खिला पाऊंगी। वेरी नाइस। सी कितना अच्छा लग रहा है। मैं कागज की नाव बनाऊंगी। वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव। बचपन याद आ गया। बालकनी में बैठ के मैं कागज की नाव बनाऊंगी। आवाज जातो की नाही कळत नाही आहे। यस। मैं बारिश में घूमने जाऊंगी। और कोई? बालकनी में बैठ के मैं बारिश का मजा ले लूंगी। अरे वाह। नहीं जाते माता
हेलो, मैं गरम गरम चाय पी लूंगी। ओके। लता मंगेशकर के गाने सुनने में बहुत मजा आया। सी देखो कितना मजा आ रहा है, सबकी बातों से ऐसे लग रहा है कि हम सब वो एंजॉय कर रहे हैं साथ में, बारिश का मजा हम इकट्ठे मिलके ले रहे हैं। मगाशी पण पप्पांचा इतकं उशीर फोन घेतला. फोन सोड. I think somebody is there. फोन सोड. जर काम. फोन सोड. फोन सोड. एक. दोन. You will have to ask them to unmute, to mute. बालिका वधूच्या टायमाला मी टीव्हीच बंद करून टाकला. Shall we start? Okay. Yes, I have unmuted it. So thank you so much. It was a lovely activity. मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ चाय पी के, बालकनी में बैठ के, गाने सुन के और बारिश में भीग के। कितनी अच्छी एक स्टोरी बन गई। ऐसा लग रहा है कि हम सब ने इकट्ठे टाइम बिताया। अब इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि Shall we? म्यूट करो। Okay. Kala, if you're the host, just mute na everybody. Yeah. All right. तो इस बारिश के बाद, बारिश की कहानी के बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो अगर आप उसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखाएंगे, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर आप थोड़ा और एक्साइटेड हो जाते हैं तो बच्चों को कितना मजा होता है ना, साथ में आपको कितना मजा आता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा उसमें जो भी आप कह रहे हैं थोड़ा सा गा के बोल दें या थोड़ा सा डांस कर लें तो आपका मन भी बहला रहता है, साथ में बच्चों का भी बहला रहता है और दिन भर आपको कोई टेंशन नहीं आता। तो अगर हम थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज कर ले कि हम थोड़ा सा लाइट मूड में पढ़ाएं बच्चों को, जिसमें वो मजा ले रहे हैं, वो हंस रहे हैं, साथ में हम हंस रहे हैं, तो कितना अच्छा हल्का माहौल हो जाता है। तो अगर आप इसको एक्साइटमेंट थिंग को अगर आप किसी भी चीज में डालें, आप अपने घर में बैठे हैं, आप अगर किसी तरह का छोटा सा कोई जोक क्रैक करते हैं तो एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो जाता है। जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप और उनको अपना दिखाएं कि हम कितने इंटरेस्टेड हैं आप में, आपसे बात करने, थोड़ा और आप पूछेंगे तो फ्रेंड की भी जो अंदर छुपी हुई बातें हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो थोड़ा सा और पूछिए कि आप कैसे हैं, आपकी कुछ भी बात आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे देखते तो आप सोचते कि आपका दिल कितना हल्का होता है और फ्रेंड का दिल कितना होता है। और ऐसे ही आपके बच्चों के साथ में है, आपके हस्बैंड के साथ में, कि थोड़ा सा जब आप बात करें थोड़ा और पूछिए उनसे कि उनका दिन कैसा गया, उन्होंने कैसा टाइम बिताया आज। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई बातें ऐसी होती हैं कि बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बताते, क्योंकि ठीक है अभी दूसरा कोई सुनने के मूड में, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ में भी और जो आपके स्कूल के बच्चे, इफ यू गिव सम मोर टाइम, शो देम दैट यू आर रेडी टू लिसन, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं। अगर आप बैठ के थोड़ी देर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपका एक रैपो कितना अच्छा बना है उनके साथ में। हर कोई आपको बताने को तैयार है, आपको सुनने को तैयार है। तो इस मौसम में, ऐसे टाइम में तनाव कहाँ है, टेंशन कहाँ है, कोरोना कहाँ है, कहीं कुछ पता नहीं चलता। जो एक इतना अच्छा जो ह्यूमन बॉन्ड बनता है। तो आप ऐसा करिए कि आप सुनने को जो दूसरा कह रहा है और अपनी बात सुनाने को हमेशा तैयार रहिए, लेकिन पहले ये देखिए कि जो पर्सन बोल रहा है पहले आप उसकी बात पूरी तरह से सुन लीजिए, बजाय कि बीच में बोलने के हाँ मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो। नहीं, आप पहले सुन लीजिए और फिर जब वो बात खत्म करे तब अपनी बात कहिए। तो इस तरह से उस पर्सन को भी लगेगा कि आप जो वो बोलना चाहते हैं आपने पूरी तरह से सुन लिया, और इसके बाद उनकी बात सुनने के बाद आप अपनी बात पूरी तरह से बोलिए। इस तरह से दिन बीतेगा। जब रात आती है, रात को मैं चाहूंगी कि अगर आप अपने दिन का जो भी अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे
कुछ गलत हुआ है और कहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट डे है, कि अगर कुछ आपको लगा कि ये बात आज अच्छी नहीं हुई, ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो वो कल रिपीट नहीं होगी। और जो बात आपको लगा अच्छी हुई है वो आप दोबारा करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिन में आती हैं वो नहीं आएंगी, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह से तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आप दिन में ध्यान रखें। लेकिन इसके बाद जरूरी ये है कि आप अपनी आप दिन भर काम करते हैं, पर एक्सरसाइज एक अलग चीज है, क्योंकि जो दिन भर का रूटीन काम है वो आपकी एक्सरसाइज क्यों नहीं करता। आपकी बॉडी को आपको ताकतवर रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी है। तो जिस भी तरह से आपको पसंद है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते लेकिन घर में आप थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, या आप दूसरे ऑनलाइन देख करके आप एरोबिक्स है, दूसरी एक्सरसाइज है, जो भी आप करना चाहें, लेकिन थोड़ा सा कीजिए। उससे भी क्या होगा कि आपका जो माइंड बॉडी कंट्रोल है बहुत नियमित रहता है और आपको टेंशन नहीं आने देता। दूसरी बात यह है कि जब आप घर में हैं, आजकल ऐसा हो गया है कि हम सब घर में एक दूसरे को बहुत देख रहे हैं, तो वो जो एक जो हमारा लिंक होता था कि जैसे बाहर से बच्चे आए हैं, या तो आपको एक फीलिंग होती है, हाँ भाई कैसा रहा आपका दिन, कैसा, यू गो एंड पैट द। बट अभी सब घर में ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रिक्शन आने लग गया है थोड़ा सा, कि सब हैं। तो उसको हटा करके इफ यू हैव दैट फिजिकल टच विद योर चिल्ड्रन, कि जाके उनके सिर पे हाथ फेर दिया, उनको प्यार से पूछ लिया, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों को भी बहुत जरूरत है आपकी। आप सारा दिन बिजी हैं, लेकिन ये जो चीजें आप पहले भी करते थे, अब ये बहुत जरूरी है उनको करना। और एक बात है कि जब आप when you go for bath, and after bath when you come out, you have a self talk with your mirror. जब आप अपने शीशे से अपने बारे में बात करते हैं कि मैं कैसी हूं, मैं कैसे, प्लीज टेल योर सेल्फ दैट यू आर वेरी गुड, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर टू गुड एंड आई लव यू। जब आप सुबह की शुरुआत इसके साथ करते हैं तो आपका दिन बहुत बढ़िया जाता है। एंड दैट कॉन्फिडेंस व्हाट यू गेट इन योर सेल्फ, कि मुझे पता है मैं क्या हूं और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो बहुत जरूरी है। तो अपने आप को रोज एक सेल्फ टॉक देना जरूरी है, क्योंकि आपके कंधों पे इतना सारा काम है, आप बहुत कुछ संभाल रहे हो। तो अपने आप को खुद से एश्योरेंस देना कि हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। एक खुद से रोज एक पीठ थपथपाना, अपने आप को शाबाशी देना, वेल डन, आज का एक दिन और निकल गया और हो जाएगा, बस ज्यादा दिन नहीं है इस कोरोना में। तो ये सेल्फ एश्योरेंस आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के बाद एक एंटरटेनमेंट आपके लिए, जो भी आपको सीरियल पसंद है, या आपको गाना सुनना पसंद है, या आपको अंताक्षरी खेलना पसंद है, बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए वो टाइम निकालें। और जो भी एंटरटेनमेंट आपको पसंद है वो आप जरूर कीजिए, प्लीज उसको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि सारा दिन के बाद, काम के बाद आपको थोड़ा सा तो जरूरी है ना। तो प्लीज गो फॉर दैट। एंड if you can meditate for some time, 5-10 minutes also, that will be very good. बहुत अच्छा होगा आपको सिर्फ आंख बंद करके अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान लगाना है कि कैसे अंदर बाहर जा रही है, और आप देखेंगे कि कितनी आपको शांति मिलती है, कितनी आपको अंदर ही अंदर ताकत मिलती है उससे। सो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप दिन में इसको फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये तनाव, जो टेंशन, जो स्ट्रेस हम इतना सुन रहे हैं आजकल हो रहा है, आप उसको अच्छे से कवर अप कर सकें और आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। Kala, do we have more time? I think we can go in for question answer session now. Bindu? Yeah. I wanted to do one activity with them. Okay, fine. Go ahead. Okay, I just do that. I can't do this. No, I can't do that because I can't do the screen sharing. So let it.
I've enabled screen share. I've enabled screen share. अच्छा, but I can't see that. I can't see that on my screen. कला, I can't see that. तो रहने दो, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, कोई बात नहीं. बिंदु, आपके स्क्रीन शेयर पे आप क्लिक करो ना, so you will get the document on that thing. I am checking that only, but I'm not getting that. Okay. Yeah. Because I wanted to have one song also with them and one Mentimeter. Both the things I had planned for them, but I can't see it happening here. Okay. Bindu, can I make you the host? Wait. Yeah. Okay. Then after that you have to make Radha the host. Yeah. Hello. Meanwhile, we could start with the question answer, and in between, once you are the host. Yes, of course, yes. मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, बिंदु जी ने बहुत अच्छी तरह सारी बात बताई है कि कैसे हमें अपने तनाव को हटाना है, कैसे खुश रहना है, अपने आप को प्रेज करना है और एक्साइटमेंट लानी है. तो इन सब चीजों में अगर हमारा तनाव जाएगा तो कितनी अच्छी बात है. अगर आपको कोई भी मन में विचार आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बिंदु जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हेलो मैम. यस प्लीज. मेरे मन में एक दुविधा है. मतलब एक मंथ पहले पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उस प्रॉब्लम को मैं फेस कर मैं पास्ट को याद कर करके बहुत परेशान रहती है. उस पास्ट को अपने मन से कैसे निकालूं? देखिए, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है. लेकिन अब आने वाला जो टाइम है उसको अच्छा बनाने के लिए आपको इस चीज को निकालना पड़ेगा. अब उसको निकालने के लिए आप ये सोचिए कि आपने इस इंसिडेंट से अच्छी बात क्या सीखी. मुझे नहीं पता क्या भी इंसिडेंट था, लेकिन जो भी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है. और जब आपने वो सीख ले ली है तो इसका मतलब उस सीख के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए आप उस बात को भूल जाइए कि क्या हुआ, आप उस सीख को पकड़ के आगे चलिए कि मैंने इससे क्या सीखा. और जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी है, आप उस इंसिडेंट को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, आपने मुझे कुछ सिखाया. चाहे वो कोई पर्सन भी है, किसी ने गलत भी किया है, आप उसको थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी आगे अच्छी बनानी है. जो भी हुआ आपने उससे सीखा, अब आगे बढ़िए. थैंक यू मैम. वेलकम. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? तो आप शेयर कर सकते हैं. आई एम ट्राइंग मैम, 1 मिनट. ओके, नाउ आई कैन सी. ऑल राइट. नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर फेल हो रहा है इसमें बार बार. अगर कोई जना क्वेश्चन चैट पे भी डालना चाहता है तो आप डाल दीजिए, हम बिंदु मैम से पूछ लेंगे उसके बारे में. Bindu, you will have to make in case screen share is not happening, can you make Radha as the host? Yeah, 1 second. Yes. One sec. Kala, I'm making you. You make her, okay? बिंदु, is there anything else you want to talk? अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाते हैं. Yes, ma'am, I have made Radha ma'am the host. We can proceed.
Radha, you've been made the host. Please have a seat so that you can share the screen when you start. बिंदु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो ये टॉक थी बहुत ही इंस्पायरिंग थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम सब जानते हुए भी कई बार भूल जाते हैं, और जब हमें याद दिलाया जाता है कि ये हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि हम लोग प्लानिंग करें, तो अगर प्लानिंग करेंगे तो प्लान डे, हम लोग स्कूल में भी जैसे अपना मंथली प्लान बनाते हैं, वीकली प्लान बनाते हैं, डेली प्लान बनाते हैं, ताकि सब चीज स्मूथली चली जाए। हमें मालूम है ये पीरियड हमारा हिंदी का है, ये हमारा इंग्लिश का है, ये हमारा मराठी का है, ये हमारा मैथ्स का है, तो हम उसके हिसाब से जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपनी दिनचर्या की भी प्लानिंग करें जैसे आपने बताया, तो फिर वो एक स्ट्रेस की फीलिंग चली जाती है। उसमें अगर प्लान ना होना तो लगता है अरे ये काम रह गया, अरे ये काम रह गया। अगर हमारा प्लान है, और आपने एक और बड़ा अच्छा टिप दिया कि हम उसको लिख लें कि हमने आज क्या किया और क्या रह गया, तो अगले दिन हम उसको ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें अपने आप को कभी ये नहीं सोचना चाहिए हाय मैं ये कैसे करूंगी, क्या होगा। जब तक कि हम पॉजिटिव नहीं होंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट भी नहीं आएगी। और हम खास तौर पे हम बच्चों से डील कर रहे हैं। अगर हम मैं हमेशा कहती थी अपनी टीचर से कि अगर आप फाइलों से डील कर रहे होते तो आप कैसे भी कर सकते हो, पर आप बच्चों से एक एक आपका जो एक्शन है, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप खुश हो, आप स्माइल कर रहे हो या आप दुखी हो, ये एक एक चीज बच्चा नोट करता है। तो क्योंकि हम उनसे डील कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने अंदर वो जोश लाना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे अंदर वो जोश होगा, वो कहते हैं ना कि जिस चीज में हम ऐश करते हैं, मजा करते हैं, वो अच्छा होता है। तो अगर हम टीचिंग मजे करके करें तो बहुत ही अच्छी होगी। एंड थैंक यू बिंदु, बहुत ही बढ़िया आपने सब लोगों को बताया है। एंड आई एम श्योर कि जब ये लोग ये सब चीजें सोचेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो इनके जीवन से तनाव धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट इन टीचिंग। अभी एक्साइटमेंट हम कैसे लाएंगे? एक्साइटमेंट तभी ला सकते हैं जब हमारे पास नई नई तरीके से बच्चों को सिखाने का काम हो। जैसे अगर हमें कोई लेसन पढ़ाना है, हमें कोई उन्हें कॉन्सेप्ट बताना है, तो अगर हम उसको कभी कविता के फॉर्म में, कभी डांस के फॉर्म में, कभी प्ले के फॉर्म में, अलग अलग तरह से उनको वही चीज बताएंगे, कभी बाहर ले जाके, कभी अंदर। अभी बाहर तो नहीं ले जा सकते, तो कोई वीडियो दिखा के अगर हम उन्हें बताएंगे, तो उनके अंदर जो एंथुसियाज्म। और आजकल एक बहुत अच्छी बात हो गई है, जब हम अपने स्कूल में पढ़ाए, देखिए हर चीज में अच्छाई होती है। जब हम अपने स्कूलों में क्लास में पढ़ाते थे तो चौक और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया करते थे। अब हम उनको वीडियो भेजते हैं, अब हम उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजते हैं। तो जो कहते हैं ना कि आंख और कान दोनों से जब सुनते हैं तो वो लर्निंग अच्छी होती है। तो अब आजकल बच्चे आंख और कान दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जो लर्निंग है वो कहीं ज्यादा होने वाली है। तो उसके लिए अब हमारे पास हैं राधा जी, जो कि आपको क्रिएटिव लर्निंग के बारे में, टीचिंग के बारे में बताएंगी। मैं राधा जी का इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। राधा जी ने आर्किटेक्चर किया और सिंस 1979 ये एजुकेशन फील्ड में है। आर्किटेक्चर डिग्री लेने के बाद आप एसएनडीटी पॉलिटेक्निक में एज अ प्रिंसिपल कई सालों तक इन्होंने वहां काम किया है। आपके शिक्षा के प्रति इतनी ज्यादा रुचि है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद पीएचडी किया है। लोग रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के आराम करना चाहते हैं, पर इन्होंने अपना शिक्षण छोड़ा नहीं, लर्नर बनी रही, और उसके बाद इन्होंने पीएचडी किए। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी में इन्होंने कोर्स किया, और अभी भी इनका शिक्षा के प्रति इतना लगाव है कि रोटरी क्लब के लिए ये क्लासेस लेती हैं। टीच इंडिया के अंडर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, और अब ये शिक्षा आधार के अंदर पूरी तरह सक्रिय हैं और अपना पूरा योगदान, इतने सालों का जो इनका एक्सपीरियंस है, वो हम सबके साथ शेयर करती हैं। तो राधा जी, ऑल टू यू। नमस्ते। नमस्ते। Let me set my screen. How do I come on the screen? Yes, that's the one. This one? Press it. Double tap. Share. What happened? Yes, screen sharing is starting. New PPT. New PPT. I have not pressed. New PPT pressed, no? Just a minute. Let me put on my
PowerPoint? On. Okay. First me. You can see. Yeah. Let me talk first, then I will start. Welcome, Lata. Thank Yeah. you. Thank you. They see, just check. Huh? They can see. No. Can you see the screen? Yes. Yes, Radha. Shikha? Creative teaching. Okay. You can see. How can I show myself? We can see. We can see you also. No, don't put this. Don't put They this. can see you, but you won't be able to see yourself. I want to talk. Yeah, you can Radha, you talk. can continue. You're visible Yeah, to yeah. us. Where can I? Namaskar. नमस्कार नमस्कार Deepshikha. नमस्कार मैम। And the Kala, I thank you very much for inviting me here today to talk to our teachers. सभी टीचर को मेरा नमस्कार। यहाँ आए हुए मैं थोड़ी अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ, उनको भी hello and welcome to my little talk. मैं जैसे दीपशिखा ने बताया, मैं आर्किटेक्चर के लिए पढ़ी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं टीचर बनूंगी, लेकिन आ गई मैं टीचिंग प्रोफेशन में। तो पिछले 40 साल से ज़्यादा मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ। वैसे मेरा इस प्रोफेशन में आने का कैसा हुआ, ये थोड़ा मैं आपको बता दूं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि ऐसे कैसे सरप्राइजिंगली कल मैं एक दिन मैं टीचर नहीं थी, नेक्स्ट डे मैं टीचर बन गई, सोचा भी नहीं था। तो ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे से शादी के बाद गुवाहाटी में गई थी और गुवाहाटी में हमारा घर था। तो थोड़े दिन के बाद थोड़े दिन हुए थे, 7-8 दिन, फिर हम लोग बाहर निकले घूमने के लिए। सुबह में ठंडी थी तो धूप में बाहर निकले, तो बाहर हमारे नेबर भी बाहर टहल रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ इंट्रोडक्शन किया मेरा और उन्होंने मेरे को बोला कि आप आर्किटेक्ट हो? तो मैंने बोला हाँ मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो वो बोले कि हमारे कॉलेज में सिखाना चाहोगी? क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थे, गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बताया कि हमने कोर्स चालू किया है नया आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो गए हैं, पर हमारे पास एक भी टीचर नहीं है आर्किटेक्ट, तो आप आएंगे तो अच्छा होगा। लड़कियों का कॉलेज था, तो मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे, उनको लगा कि हम लोग दोनों एक साथ ऑफिस में प्रैक्टिस करेंगे, उनका तो ऑफिस था ही। पर मैंने बोला नहीं, मुझे बचपन से टीचिंग अच्छा लगता है, तो मैं अभी टीचिंग करूंगी, मेरे को चांस मिला है तो मैं जाऊंगी जरूर। बचपन से मेरे को टीचिंग का शौक था और मैं जब भी छोटी थी 12 साल की, तभी मैं छोटी बहनों को बिठा लेती थी सामने और उनको एक बिस्किट का डब्बा लेके मैं उसको घुमा के बता रही थी कि दिन कैसे होता है, फिर रात कैसे होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है। ऐसे बिस्किट की डब्बा को घुमा घुमा के मैं उनको सिखाती थी, मुझे अच्छा लगता था। और जब भी कुछ भी चांस मिले मैं रिलेटिव्स के घर में जाऊं तो सब बच्चों को जमा करके मैं एकदम अच्छे कुछ स्टोरीज बताती थी। तो ऐसे ही मेरे को जस्ट शौक था। और इनफैक्ट एक बार कॉलेज में भी मैंने जब भी मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में थी तभी मैं शायद 17-18 साल की होगी, तभी सब जो भी जिसको भी सब कुछ समझ में नहीं आता था वो मेरे पास ही आते थे, मेरे को समझा दो राधा, मेरे को समझा दो। तो मैं उनको सबको समझाती थी। एक बार तो पूरा क्लास ही लिया था एग्जाम के पहले, किसी को कुछ नहीं आता था एग्जाम में, तो मैंने बोला सब लोग एक साथ आ जाओ, मैं सबको सिखा देती हूँ तो सब लोग पास हो जाओगे। और सचमुच सब लोग पास हो गए, मैंने अच्छी तरह से उनको सिखा दिया। तो ये मेरा शौक था, तो मैंने बोला चांस मिल रहा है तो मैं जरूर आऊंगी।
और नेक्स्ट डे मैं टीचर बन गई। जो एक दिन मैं आर्किटेक्ट थी, नेक्स्ट डे में टीचर बन गई। और स्टूडेंट्स मेरे लड़कियां थी आसाम में, गुवाहाटी में, तो लोकल लैंग्वेज तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं बच्चों को देखा, मैंने कि लड़कियों को देखा कि मैं इनके साथ बात कैसे करूं। इंग्लिश में बोलती थी, उनको समझ में आता था थोड़ा, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, कोई ऐसे बातचीत तो नहीं था। फिर भी मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करते करते मेरे अपना खुद के टेक्निक्स, टीचिंग के टेक्निक्स अपने आप खुद बना लिए। इसलिए मैंने आज का टॉक का नाम क्रिएटिव टीचिंग रखा है, क्योंकि ये मैं कभी बीएड ऐसे कुछ टीचिंग लाइन में आने के लिए जो सब ट्रेनिंग होता है, कैसे लेसन बनाना, ये बनाना, वो बनाना, मुझे कुछ नहीं आता था। और मैं अपने मर्जी से जो मुझे सिखाना था उनको समझना था और मुझे सिखाना था। तो ये मेरा एम था। और इसी से हम 3 साल एक ही मैथ टीचर अकेली उन सबको आर्किटेक्चरल असिस्टेंट बना दिया। और वो लोग मेरे जैसे लिखते थे, मेरे जैसे बोलते थे, मेरे जैसे, क्योंकि मैं एक ही टीचर थी उनकी, तो सब कुछ मेरे जैसे ही करते थे। सबका हैंडराइटिंग मेरे जैसे हो गया। और वैसे ही वो लोग 12 लड़कियां, ये बहुत दिन के बाद हम लोग ये 12 लड़कियां मिले हम लोग को। मेरे को एक बार मैं गुवाहाटी गई थी तो मेरे को मिलने को आए थे वो लोग, तभी ये फोटो लिया था बहुत साल के बाद। तो ये मैंने ना खुद के रूल्स बनाए हुए हैं टीचिंग के। जो मैं टीच करती हूँ वही मेथड मैंने यहाँ पे आपको शेयर करने के लिए। Pardon me, Lata? Where are you? I said in the photo. She is sitting here in the middle. Oh, right that's here. you. Oh, This is me. Oh, you look different. This is 2008. You're looking better now. Now it's different. Now I've got all grey hair. That time it was not so grey. Yeah. Partly. But after I retired, I used to go very often to Guwahati. So I used to meet all my students. They're all very happy to meet me. And then I made up my rules. मैंने अपने आप अपने rules बना लिए टीचिंग के, जो मैं आपको आज बताऊंगी। पहले रूल तो ये है कि हमको हमारा कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। हम लोग क्या सिखा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी का, बिना एक सब्जेक्ट रात को पढ़ लिया और सुबह में सिखाया, ऐसे सिखाओगे तो फिर नहीं बन पाएगा। आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, ये पहली बात है। तो मेरे को अगर किसी ने बोला कि तुम ये सब्जेक्ट पर कल लेक्चर दे दो, जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मेरे को एक डिपार्टमेंट ने बताया कि आप आएंगे क्या, एक लेक्चर हमारे वहाँ हमारे टीचर मिसिंग है, तो आप ये सब्जेक्ट टीच कर दीजिए उनको, हमारे स्टूडेंट्स को। तो वो सब्जेक्ट जिसका मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं था, तो उन्होंने नोट्स दे दिया मेरे को, ये नोट्स ले लो और ये सिखा दो। मेरे से वैसा नहीं होता था। मेरे को पूरा आगे पीछे पूरा जानना चाहिए हिस्ट्री का, तभी मैं सिखा सकती थी। तो मैंने टाइम लिया उसके पास से, तो मैं 10 दिन पहले पढ़ रही थी। बाद में पूरा हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो छोटा सा पोर्शन मुझे सिखाना था वो मैं सिखा पाई, नहीं तो मैं नहीं सिखा पाती हूँ। तो पूरा नॉलेज, ये सबसे पहली बात है कि हमको जानकारी होनी चाहिए। फिर how do I change my slide? Right. No, not this. Help. Back. फोन उठिட்டு போயிட்டீங்க, ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணாரு। ये मैंने नहीं सीखा ज्यादा। Right. Next one. Right. So now we have to make the students listen. एक तो हमको जानकारी होना चाहिए, और फिर दूसरी बात है कि उनको सुनाना चाहिए। आजकल बच्चे कोई सुनना नहीं चाहते। आप लोग सब टीचर है, मालूम है, आप लोगों को क्लास में जाते हैं तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता
पढ़ने में, जैसे हमको ही उनको कुछ ज्ञान देना है वैसा ही एटीट्यूड होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, उनको अटेंशन में लाने के लिए कुछ ऐसा ड्रामा, कुछ धमाका कुछ तो करना ही चाहिए, ताकि वो लोग सुने मैं क्या कुछ बोल रही हूँ। कुछ बोलो तो सुनो तो वो लोग समझे, नहीं सुनते हैं तो फिर बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो उनको सुनने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो ये जो एक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ही देती हूँ यहाँ पर। How do I change this now here? Okay, now I got it. So this is एक theory था, मुझे उनको सिखाना है कि शरीर हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो गर्म होता है, हीट बॉडी में आता है, और हमको अपना बॉडी का टेम्परेचर एक लेवल 36 डिग्रीज का हमारा रेगुलर बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी को अपना टेम्परेचर रखने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बैलेंस दिखाया हुआ है यहाँ पे, और एक साइड से हीट आता है और एक साइड से हीट लूज होता है, तब बैलेंस होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बैलेंस नहीं होता है तो ज्यादा एक्सक्यूज मी पर Excuse me, Shehnaz, can you mute yourself, please? तो मैं सिखा रही थी, लड़कियां यहाँ इधर उधर देख रहे हैं। तो एक लड़का लेट आया क्लास में, भागते भागते आया, तो मैंने उसको पकड़ा, बोला कि इधर आ जाओ, तुम अपने बैग रख के मेरे पास आके खड़े रह जाओ। तो सब बच्चे डर गए कि बोले क्या होने वाला है, पनिश होने वाला है, लड़का क्यों लेट आया, ऐसा बोलने वाले हैं। मैंने कुछ नहीं बोला कि आप इधर आके खड़े रहो, तुम हाँफते हो। तो ही वॉज ब्रीदिंग हार्ड, तो क्यों इतना ब्रीद हार्ड करते हो। मैं दौड़ के ऊपर आया, सीढ़ियाँ चढ़ के आया, लेट हो गया था इसके लिए। तो ये जो ब्रीदिंग बहुत दौड़ के आने से अपना टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये समझने के लिए जब भी हम लोग काम करते हैं, जब भी शरीर कुछ काम करता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने का एक तरीका है काम, और दूसरा एक बात है मेटाबॉलिज्म। आपके पेट में नाश्ता है कि नहीं, आपने सुबह में खाया कि नहीं, तो बोला कि मैं खाया, क्या खाया, पराठा खाया। तो अभी पराठा को क्या हो रहा है, पच रहा है, पेट के अंदर पच रहा है। तो पचने की वजह से काम कर रहा है ना पेट, तो जब भी बॉडी का पार्ट काम कर रहा है तब हीट निकलता है, तो उसमें से हीट आता है तो बॉडी अपना गर्म होता है। तो ये सब मैं ऐसे बोल बोल के उनको सिखा रही थी कि किस तरह से बॉडी गर्म होता है, और फिर ठंडा होने के लिए बॉडी अपने आप को क्या करता है, पसीना छूटता है। पसीना होने से जो पानी आता है शरीर के ऊपर वो इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेशन के बाद कोल्ड हो जाता है। जैसे आपको लगता है कि मटका में पानी रखो तो पानी थोड़ा सा बाहर आता है, और बाहर गर्मी की वजह से जब इवेपोरेट हो जाता है तो मटका का पानी ठंडा हो जाता है। जैसे अपना स्वेट इवेपोरेट हो जाता है, हमारा बॉडी ठंडा होता है। तो एक ठंडा होने का बॉडी का तरीका है इवेपोरेशन होना। और कन्वेक्शन, आप जाके डायरेक्टली फैन के नीचे खड़े हो जाते हो, गर्मी लग रहा है, फैन के नीचे खड़े हो जाते हो, तो हवा आके गर्म शरीर को ठंडा करता है, कन्वेक्टिव। तो ये ऐसे करके करके जब भी वो लड़का सामने खड़ा था तब वो लड़का के तरफ देख रहे थे, और फिर वो जो मैं बोल रही थी वो सुने उन लोग ने, नहीं तो फिर नहीं सुनते थे। तो बराबर सुन लिया उन लोग ने जो करना है। जैसे माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, तो खाना खाओ बोले तो वो नहीं खाता है, तो कुछ स्टोरी बना दिया, तो स्टोरी सुनते सुनते उसको मालूम ही नहीं पड़ता कभी खाना अंदर जा रहा है। वैसे हम लोग में कुछ इसके साथ नाटक करके, ड्रामा करके ऐसा कर रही थी, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनको नॉलेज उनके दिमाग में घुस रहा है। तो ऐसे करके उनके दिमाग में घुसाना चाहिए नॉलेज, नहीं तो वो आप लोग बोलो कि मैं सिखा रही हूँ, आप सुनो, आप पढ़ो, कभी नहीं करते हैं। तो वैसा मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी नाटक करती रहती हूँ क्लास में, ताकि वो लोग वो नाटक के ऊपर ध्यान दे, और पढ़ाई है ना वो उनके कान में घुस जाए, तो दिमाग के अंदर बाद में उनको याद आता है कि टीचर ने ऐसा बोला था, मैम ने ऐसा बोला था। तभी वो साइमन जो लड़का था वो सामने खड़ा था, तो उसके पेट में पच रहा था उसका पराठा, तो कैसे उसका
शरीर गर्म होता है, तो उनको याद होता है, एग्जाम में वो लोग बराबर लिखते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा तरीका है। अभी नेक्स्ट, सॉरी मैं थोड़ा कच्ची हूँ इसमें। Oh my gosh. Zoom out. What shall I do? Escape एक बार. Tell me. I'm stuck. I can't change my slide. So next point मेरा क्या है कि एक तो मैं ऐसे स्टोरी बना बना के उनको सिखा देती हूँ, और दूसरा बात है कि चुपचाप नहीं बैठना, टेबल के ऊपर बैठ जाओ, चेयर के ऊपर बैठ जाओ, तो वो लोग भी आराम से खिड़की के बाहर देख के बैठ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए क्लास में। एक कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड है, कुछ मैप्स है क्लास में, तो इधर से उधर कंप्यूटर से पीपीटी स्क्रीन से ब्लैक बोर्ड, ऐसे चलती रहती हूँ। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखती रहती हूँ, ताकि वो लोग देखे कि मैम क्या कर रही है, नहीं तो वो लोग ध्यान नहीं देंगे। तो कुछ ना कुछ चालू रहना चाहिए क्लास में। ये जैसे नाचती है, इतना तो नहीं नाचना चाहिए हमको, लेकिन चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए, तो ताकि वो लोग कुछ हमको देखते रहे। हमको उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए पूरा कोशिश करना चाहिए, ताकि वो लोग इधर उधर ना देखे और उनको लगे कि अगर वो बातचीत करेंगे तो मिस कर देंगे मैडम क्या बोल रही है। तो वो लोग का ध्यान पूरा मेरे ऊपर ही रहना चाहिए, ये हमारा कोशिश होना चाहिए कुछ भी करके। जैसे ये बहुत हैवी सब्जेक्ट है कि अर्थ कैसे सन के राउंड में घूमता है और उसका एंगल कैसा होता है, कभी कभी क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, ये सब बहुत थोड़े से यू कैन से वेरी थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो थियोरेटिकल टॉपिक्स के टाइम में वो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी अंदर डालते हैं ना, तो फिर वो लोग सुनना नहीं चाहते। तो मैं स्टोरी बना के बोलती हूँ उनको। कभी गैलीलियो का स्टोरी बोलती हूँ। गैलीलियो जब भी रेनेसांस की 12th सेंचुरी में वो उन्होंने बताया कि अर्थ राउंड है और फ्लैट नहीं है, पृथ्वी जो है वो गोल है, फ्लैट नहीं है। उनके टाइम में वो लोग यूरोपियन यही समझते थे कि फ्लैट है टेबल, और हम लोग समुंदर के अंदर जाएंगे जाते रहेंगे, टेबल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग गिर जाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। इसलिए हमको समुंदर में बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारा अर्थ है ना, वो फ्लैट है। कितनी दूर तक फ्लैट रहेगा, कभी तो खत्म हो जाएगा तो हम लोग गिर जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है, और राउंड भी है, और अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है। सन नहीं घूमता, अर्थ घूमता है। तो उसको लोग ने उसको जला डाला, जिंदा जला डाला। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बक रहा है रविश। तो उसको जिंदा ही जला डाला और उसको बोला कि ऐसा तुम बोलो कि अर्थ फ्लैट है बोलो। तो बोला नहीं, अर्थ राउंड है, मेरे को जला डालो चलेगा, लेकिन अर्थ राउंड है। तो वो ऐसे बोलते बोलते वो जल के खत्म हो गया। तो लोगों ने बहुत दिन के बाद सोचा कि बेचारा मर गया, अगर सच बोलता है, सच्ची अगर अर्थ राउंड है तो मैं अगर वेस्ट में जाऊंगा, वेस्ट में जाते जाते मैं ईस्ट पहुंच जाऊंगा ना, क्योंकि गोल्ड है तो मैं पीछे से ईस्ट में आ सकता हूँ। तो उन लोग ने हिम्मत किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने हिम्मत किया जाने का समुंदर के अंदर। पोर्चुगल से उसने निकला, अटलांटिक ओशन के अंदर गया और जाते रहा 6 महीने हो गए। उनका खाना पीना सब खत्म हो गया। सेलर लोग को पानी भी नहीं पीने को, क्योंकि वो सागर का पानी तो पी नहीं सकते, वो लोग हाथ में पानी लेके जाते हैं। पानी भी खत्म हो गया, खाना भी खत्म हो गया, भूखे थे। बोला वापस चलो। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला चलो आगे चलो, हम लोग इंडिया पहुंचने वाले हैं, आ रहा है इंडिया अभी, हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, हम लोग वेस्ट में निकले तो ईस्ट पहुंच जाएंगे अभी। जाते फिर ये लोग थक गए, तो बोला अभी इसको खत्म करके हम लोग वापस चले जाएंगे, इसका मर्डर करना चाहिए। तो सब लोग छुपके से आए, पीछे से उसको चाकू वाकू से मारने वाले थे सब सेलर लोग। और चाकू लेके जब भी मारने को आए तभी उसने
वो टेलीस्कोप से देखा कि एक बर्ड आया, बर्ड का मतलब लैंड है कहीं, तो उसने बोला बर्ड बर्ड, लैंड आया लैंड आया लैंड आया, तो फिर वो लोग ने उसको नहीं मारा और जान भी बच गई उसकी, और वो लोग पहुंच गए वेस्ट इंडीज। एक्चुअली वो लोग वेस्ट इंडीज पहुंच गए, इंडिया इंडिया समझ के, इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज रखा। वो वेस्ट में इंडीज है, इंडिया यानी कि वेस्ट का इंडिया है वो वेस्ट इंडिया नहीं था। तो बाद में आगे जाके उसने अमेरिका भी डिस्कवर किया और लोग फिर अमेरिका में जाने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस पहले वहां पे गए थे। तो ये स्टोरी बोलते बोलते मैंने इन लोगों को ये सब सिखा दिया, ये लोग सब चुपचाप सीख गए। जैसे माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है ना स्टोरी बोल बोल के, वैसे बोल बोल के उनको उनके दिमाग में डाल दिया सब बातें, तो लोग एग्जाम में भी बराबर लिखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसलिए मैं स्टोरी बोलने को बहुत मेरा आदत है, हर चीज में एक स्टोरी लगाती हूँ। अभी भी मैंने तुमको आपको 3-4 स्टोरीज बता दी। तो आर्किमिडीज जो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है, अब वो मेरे को हिंदी में आता नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटेशन है आर्किमिडीज का, कि वो लॉ सब मेरे को लेकिन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है, कोई ऑब्जेक्ट सिंक होता है, तो कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट होते हैं, क्यों फ्लोट होते हैं और क्यों सिंक होते हैं, ये आर्किमिडीज सोच रहा था अपने दिमाग में कि कैसे फ्लोट होता है, क्यों फ्लोट होता है, क्यों सिंक होता है। और फिर वो सोचते सोचते वो नहा रहा था, तो नहाते वक्त उसको आइडिया आ गया कि एक बॉडी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर अगर फ्लोट होता है तो फ्लोट क्यों होता है और सिंक क्यों होता है, तो किस वजह से वो सिंक होता है, किस वजह से फ्लोट होता है, ये उसको दिमाग में समझ में आ गया। तो उसने आर्किमिडीज लॉ ऑफ फ्लोटेशन बनाया, और तभी जब उसको समझ में आया तो वो नहा रहा था, तो ऐसे ही नहाने के वक्त बाहर जंप करके रास्ते में रोड में भागने लगा, यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब ग्रीक में मिल गया, found it. I found it. So he found that law of flotation. So he jumped out of his bathtub. He was not wearing any clothes, and he ran on the road and he was shouting Eureka, Eureka, Eureka. So that story was interesting, and everybody would laugh, and they would also remember the law of flotation because of that. So another story I like to tell is about Ramanujan. Ramanujan थे वो छोटे बच्चे, 7-year-old boy, and he went to school, and in the school the teacher said 2 upon 2 equal to 1, 1 upon 1 equal to 1, 3 divided by 3 equal to 1, 4 divided by 4 equal to 1, any integer upon another integer equal to 1 always. तो वो बोला 0 upon 0 equal to 1 ना, तो बोला तो 0 upon 0 नहीं, 1 नहीं है, 0 है। तो बोला क्यों 0 है, 1 क्यों नहीं है, any number upon another number equal to 1, आपने बताया 4 upon 4 equal to 1, 2 upon 2 equal to 1, तो 0 upon 0 equal to 1। वो नहीं सुन रहा था, तो उसको मारा टीचर ने, बोला घर जाओ, ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछते हो, मैंने बोला ना 0 upon 0 equal to 0। तो उसको तभी 7 साल का बच्चा था वो, और वो सोच में लग गया, और सोचते 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 रामानुजन ने जीरो के पर बहुत बड़ा थ्योरी बनाया, और जिसकी वजह से वो इंग्लैंड गया था, उसको मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा जीनियस बन गया था। पर वो 7 साल का बच्चा पूछा तो टीचर ने उसको, टीचर का पास जवाब नहीं होता, टीचर के पास जवाब नहीं होते, तभी टीचर उसको मारने को लगते हैं कि भाई तुम घर जाओ, तुम खाली पीली तंग कर रहे हो मेरे को। और एक बहुत अच्छा स्टोरी है ये lesson of gratitude. या एंड्रोकुलस बोल के ये लड़का था, ग्रीक लड़का, वो भाग रहा था, फ्यूजिटिव था, यानी कि कुछ कारण से वो उसको भागना पड़ा, और वो जंगल में जाके छुपने की कोशिश कर रहा था। तभी जंगल में एक लायन देखा, सामने से लायन खड़ा था, तो वो बहुत डरा था, तो घूम के भागने की, फिर से उल्टा भागने की कोशिश कर रहा था। देखा कि वो लायन तो उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है उसका पीछे, तो वो थोड़ा सा लायन की तरफ देख के ध्यान से देखा, तो लायन दौड़ नहीं पा रहा था, उसके पाँव में लगा हुआ था, तो उसका पाँव ऐसे
ऐसे बता रहा था वो अपना पाँव, और बहुत उसके आंख से आंसू आ रहे थे लायन का। तो ये हिम्मत करके एंड्रोक्लस उसके पास गया और देखा कि उसके पाँव में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था, और जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था उसकी वजह से। तो वो आस्ते से लायन को वो थॉर्न को निकाल के फेंक दिया, कांटा को बाहर निकाल के फेंक दिया, अपने कपड़े से पट्टी बांधा उसके पाँव में और उसको छोड़ के वो गया। तो लायन उसको कुछ नहीं किया, लायन तो बस खुश हो गया कि वो अभी उसको पेन नहीं था, और वो एंड्रोक्लस चला गया। फिर एंड्रोक्लस को रोमन्स ने पकड़ लिया, और रोमन्स जब भी किसी को पकड़ते थे, ऐसे चोर वगैरह किसी को पकड़ते थे, तो वो लोग को लायन को भूखा रखते थे और लायन भूखे लायन के सामने उन लोगों को फेंक देते थे। तो और भूखा लायन उसको फाड़ फाड़ के खाएगा। और ये सब लोग ऐसे ये देखो ऑडियंस सब लोग देखेंगे कि कैसे वो लायन कैसे खा रहा है वो इंसान को। तो उनको बहुत मजा आ रहा था ये सब देखने के लिए। तो उसको लायन के सामने लाया गया, पर वो ही लायन को लाया जिसको एंड्रोक्लस ने बचाया था। तो वो लायन लेकिन बहुत ग्रेटफुल लायन था, वो पहचान लिया कि यही एंड्रोक्लस है जिसने मेरे पाँव से कांटा निकाला था। मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, पर मैं उसको नहीं खाऊंगा। तो उसने कभी भी एंड्रोक्लस को खाया नहीं। ये ऐसा स्टोरी है, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत अच्छा है स्टोरी है कि लोगों को देना। जानवर भी कितना ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी अनग्रेटफुल होते हैं। होमवर्क तो मैं कभी नहीं देती, होमवर्क में बहुत ट्राई किया देने को, लेकिन मगर जब भी होमवर्क करते हैं तो आजकल को कंप्यूटर का जमाना है और गूगल का जमाना है, कट पेस्ट का जमाना है, सब कट पेस्ट करते हैं। और ज्यादातर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हेल्प करते रहते हैं, और मार्क्स क्योंकि ज्यादा लाना है सबको, तो ये सब है ना बर्डन हो जाता है। एक्चुअली लर्निंग कम होता है, और मेरे को लगता है कि बस उनको अगर दिमाग में कुछ डालना है तो क्लास में ही करो, जो भी करना है क्लास में ही करो, मेरे सामने करो, और मैं जो पूछती हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस उसका ही उत्तर दे दो। क्लास क्विज रखो, ऐसा कुछ रखो, लेकिन बड़ा सबमिशन करने को घर में भेजो। तो घर में आजकल बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो वो सब बना के वो लोग सबमिशन करते हैं, दिमाग के अंदर तो कुछ नहीं रहता उनका। तो वो अगर मैं हमेशा ज्यादा ट्राई करती हूँ, कुछ तो करना पड़ता है कभी कभी सबमिशन मार्क्स के लिए, लेकिन ज्यादातर मैं क्लास में ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि उनको मालूम पड़े कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो होमवर्क का ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा पॉलिसी मैंने खुद बना लिया है। इवन कभी कभी प्रिंसिपल और भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कभी बोलते थे कि नहीं उनको सबमिशन देना चाहिए। ठीक है, सबमिशन तो देते हैं, लेकिन अच्छा लर्निंग जो है क्लास में अटेंशन पे करने के लिए वो बस ऐसे कुछ तरीके पूछ लेते हैं, क्वेश्चन सडनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि वो लोग को पहले से पता नहीं चले। अगर सुनते हैं तो मालूम पड़ता है आंसर, और उसको मार्क्स भी देती हूँ। मैं बोला ये इसका मार्क्स मिलता है, ये ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे नहीं पूछा गया, इसका मार्क्स मिलता है। तो कभी उसको मार्क्स भी मैं दे देती हूँ। तभी उन लोग को होता है कि पहले मैंने बोला नहीं तो हम लोग पहले देखते थे, मैंने बोला भाई नेक्स्ट टाइम पहले से सुन के रखना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो ऐसे तरीके से मैं उनका जजमेंट करती हूँ। अच्छा, पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के सिवा हमको, आप लोग सब तो स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल में जब बच्चों के साथ बात करते हो तो सिर्फ पढ़ाई का बात होता है क्या आजू बाजू का कुछ भी संस्कार, थोड़ा सा कुछ अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट जो है, अप्रिसिएशन ऑफ गुड थिंग्स, सो ये सब अगर चिल्ड्रन के साथ शेयर करो ना, तो फिर चिल्ड्रन का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि एक फिजिक्स का टीचर तो सिर्फ फिजिक्स सिखाएगी, और मैथ्स के टीचर तो सिर्फ मैथ्स सिखाएंगे, मुख का टीचर तो सिर्फ वही सब्जेक्ट सिखाएंगे। लेकिन हर एक टीचर का थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना होता है कि स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को ऑल राउंड से हम
हमारे पास जितनी जानकारी है वो उनको हम उनके साथ शेयर करें। तो मैं आर्ट अप्रिसिएशन में बहुत मानती हूँ। तो अच्छे अच्छे आर्ट जो हमारे इंडिया के आर्ट है, ये अजंता का पेंटिंग है, अजंता क्या है, अजंता में क्यों पेंटिंग किया गया, ये कौन है, ये बुद्ध है, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ जब भी थे तो उनका, और ये पेंटिंग किसने किया, क्यों किया, कितने सन में किया, 6th सेंचुरी एडी में किया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये एक स्पेस है, सुंदर स्पेस है। एक जैसलमेर में एक कमरा है हाउस का, तो उधर कितना सुंदर से लाइट आता है अंदर, गर्मी नहीं होता, लाइट होता है। जैसे बाहर खिड़की रख दो तो खिड़की से बहुत गर्मी आता है, लेकिन कभी गर्मी नहीं आएगा। सुंदर से ये भी बहुत सुंदर है। जो अनपढ़ जो है वो बनाते हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए कि ये सुंदर है, ये चीज अच्छा है, और इसका जानकारी रखो। ये अकबरनामा बोल के एक किताब है जो अकबर का लाइफ स्टोरी था, और उस लाइफ स्टोरी के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स थे, जो ड्राइंग थे, जो पेंटिंग्स थे, वो सब पेंटिंग्स कारीगर ने बनाया है। तो ये सब सुंदर सुंदर पेंटिंग्स का अगर कभी कभी टाइम होगा तो जानकारी देंगे, कभी टाइम होगा तो कुछ स्टोरी बताएंगे। क्या Please mute everybody because there's so much of background noise. ये सब उनको बेनिफिशियल होता है। मैं कभी कभी Please mute everybody. Radha, you are the host. या वैल्यूज हमारे माँ बाप देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन का, जो आप स्मॉल चिल्ड्रन को वैल्यूज देते हैं तो उनको फुल लाइफ तक याद रहता है कि मेरे टीचर्स ने मेरे को ये सिखाया। मैं जब भी छोटी थी, जब 1955-56 में मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तभी हमको इंडिपेंडेंस मिला था। 1947 में इंडिपेंडेंस हो गए थे, ज्यादा दिन हुआ नहीं था। और हम लोग जो हिस्ट्री बुक पढ़ते थे, हमारी हिस्ट्री में तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, अमुक तमुक सब इंग्लिश मैन के बारे में, गवर्नर जनरल्स के बारे में बहुत बखान करते करते लिखा हुआ था। तो हमारे जो हिस्ट्री टीचर थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो लोग ने बोला कि ये सब रबिश है, हम लोग ने असली लाइव देखा है और हम लोग ने कैसे फाइट किया है इंग्लिश के अगेंस्ट में, इंग्लिश ने हमारे देश को कैसे कितना लूटा, ये सब सच्चा हिस्ट्री वो हम लोग को बताते थे। और ना कि तो जो हिस्ट्री बुक में लिखा था वो तो हमको पढ़ना ही पड़ता था। एग्जाम में भी हम लोग वो लिख रहे थे, टीचर ने भी बोला आपको एग्जाम में तो यही आने वाला है, लेकिन सच्चा हिस्ट्री ये है, और वो लोग हमको सच्चा हिस्ट्री सिखाते थे। तो हमको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी हो गई, और हमको तब से हमारे देश का के फ्रीडम स्ट्रगल में कितना हम लोग ने मेहनत किया, कितने जाने गई, ये सब हमको बचपन में टीचर्स ने बताया। तो ये जो टीचर्स के रोल है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी टीचर, आप जो यहाँ पे प्रेजेंट है, आप याद रखिए, आप जो बोलते हैं बच्चों को वो उनको जिंदगी भर याद रहेगा। तो उनको जो अच्छी बात बताएंगे ना तो उनको हमेशा याद रहेगा। ये बात मेरी टीचर ने बोला था मेरे को बचपन में। तो ये आप संभाल के उनको अच्छी अच्छी बात बताएं। कभी कभी टाइम मिलता है तभी, जब भी लोड कम होता है, जब भी सिखाना नहीं होता है, तभी थोड़ा सा डिफरेंट मूड है, तभी आप उनको अच्छे अच्छे स्टोरीज बता के। मैं एक नाथ का स्टोरी मेरे हमारे छोटे बच्चों को, नेफ्यूज को बताती थी। एक नाथ जी एक संत थे, और उनको है ना वो जब भी छोटे थे तभी अकाउंटेंट के वहाँ काम करते थे, खजांची बोलते, वो जो हिसाब रखते थे, हिसाब के किताब मेंटेन करते थे। तो लड़का था, वो गरीब था, तो उसको उधर नौकरी दिया गया, थोड़ा सा इनकम हो जाए करके। तो
वो उधर काम करते थे, वो अकाउंट्स वाले के पास। तो एक बार मिस्टेक हो गया, 5 पैसे का मिस्टेक हो गया, तो उसको मिलता नहीं था 5 पैसे का हिसाब। तो उसने बोला कि उन्होंने उसके बॉस ने बोला कि आप देखो देखो कहीं भूल है क्या। तो उसने थोड़ा सा देखने को चालू किया। फिर वो बॉस चले गए और सुबह हो गया। फिर सुबह में वो वापस आए, वो उधर अपने डेस्क के पास। तो बैठा एकनाथ जी वहां पे ही बैठा था और बोला मेरे को मिल गया 5 पैसे का हिसाब। तो उन्होंने बोला या स्टॉप या यस यस। तो उसने बोला कि अरे तुम सारा रात इतना मेहनत करके तुमने ये निकाला, ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऐसे भगवान के खोज में जाते तो भगवान ही मिल जाते। तुम इतना दृढ़ता से with so much of firmness or focus you are working, so if you search for God you will find God। तभी उसने भगवान को शोध में लग गए और एकनाथ जी तो बड़े संत बन गए। हाँ, so this idea of having the quality of focusing on anything is something which is very important, have to be encouraged in children and teach them to focus on something and they will definitely achieve all whatever they want to achieve in life। तो ये सब छोटे से बात, wabi sabi is a Japanese way of saying that what is old is good। ये जो टूटा हुआ कप है ये बहुत सुंदर कप है, तो इसको गोल्ड से रिपेयर करो ताकि उसका प्रेशियसनेस मालूम पड़े। ओल्ड लोगों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करो क्योंकि बहुत प्रेशियस है। सोने जैसे ये जैसे हम लोग सोना को अपने कबर्ड में संभाल के रखते हैं, ओल्ड पीपल को हमारे घर में जितने बुजुर्ग हैं उनका बहुत प्यार से सेवा करो ताकि वो लोग अच्छी तरह से उसको बचा के रख सके। हम हमारे घर में पुराने सामान जितने भी हैं फेंको मत, उसको संभाल के रखो क्योंकि पुरानी चीज जल्दी नहीं मिलते। नया चीज तो बन सकता है लेकिन पुरानी चीज नहीं बन सकते, राइट। सो इस लर्निंग जो है उसका जो सीखने का हमारा जो तरीका है वो चालू रहे, आप सब भी सीखते रहे, सिखाते रहे और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ग्रेट थैंक्स फॉर टीचिंग इन दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, taking care of the children, taking care of the education of our country. We are as citizens, we are very grateful to our teachers to take so much effort to keep the education going for our children. Thank you. Jai Hind. Lovely, Radha. Very nice. All right. Okay, thank you. Thank you, Radha ma'am. Thank you, everybody. Bindu. Thank you, Kala. Radha. Thank you, everybody. Thank you, Meera, Radha thanks ma'am. for letting me know the message. to all the teachers जिन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारे साथ स्पेंड किया। और मैं चाहूंगी कि आगे भी हम नए नए प्रोग्राम्स इन लोग के लिए लेके आए और ये लोग अटेंड करें। आप एक काम करिए कि अगर आपको जो भी किसी भी टॉपिक पे सुनना है, आप किसी भी टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं, तो या तो आप कला मैम को लिख के भेज दीजिए या चैट बॉक्स में अभी डाल दीजिए ताकि हम उस नए टॉपिक पे आपके लिए नया कार्यक्रम लेके आए। Can I ask a question, please? Can I ask a question? Yes, go Hello? ahead. Yeah. You know, this kind of teacher training programs, Rotary needs to upload in their website. For that, they need the name of the school and the UID of the school, the unique identity number. Do you think you can provide this information? Which school teachers attended this program and what is the UID of the school? Yeah, Please. Yes, ma'am. That will be. Meera ma'am, two of our Interact clubs are attended, and I have already got the list of the schools who have attended because many clubs had informed their schools. So I'm having the names of the schools. I will get the IDs and send it to you. Yeah, that will be a great service. Thank you so much. Thank you. Yeah, Lata ma'am, आपको कुछ बोलना है? नहीं, बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आप म्यूजिक का प्रोग्राम कर रहे हो, टीचर का, यू हैव बीन अ वेरी गुड प्रेसिडेंट, आई शुड से। And I'm sure the teachers have benefited from the Radha's talks, especially because the innovative way that she's teaching. And this I just want to add one point that this just shows that the teachers themselves has to upscale them also. I think all the teachers, I don't know how many of you all, they know that besides their curriculum, what more they know and how much knowledge they can give. So I think from Radha's
talk, I gauge that even our teachers should upskill themselves and they have a wider knowledge of more subjects rather than their subject only. I think that would be very good. I think that is one great takeaway that I have taken from Radha's talk. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Indu ma'am. Thank you, Bindu. Thank you, Varsha. Thank you, Shubhangi ma'am, for joining. Thank you, all the teachers. Once again, a salute to all of you. You are the true. You are also Corona warriors because you are. Yes, agree. Great. Thank you so much. Great, Kala. Good one. Good one. Thank you, Very, everybody. very, very good.